कोरोना काल के बाद फिर से रैलियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पहली हरियाणा प्रगति रैली तिगांव विधानसभा क्षेत्र में की, जहां पर आज उनका जोरदार स्वागत किया गया। रैली में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। फरीदाबाद जिले के विकास के लिए आज मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। आपको बता दें कि इस रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा और सारे विधायक गण के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री रिमोट द्वारा करते हुए इसको इनॉग्रेट 200 LMP ऑक्सीजन प्लांट CHC खेड़ी कला में लागत 37.5 लाख। बहुत लोग बैठे हैं, तमाम तालियां आप सब लोगों की रहे। हम सब एक हैं, हमारा ये भाव रहे जहां भी विकास हो रहा हो तो अपने क्षेत्र में ही रहा है। तिगांव ITI लागत 15 करोड़ 47 लाख, एरिया 6.5 एकड़ और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 31। ये परियोजनाएं हो गई। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर तमाम लोग। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक साहित्यकार और एक कवि होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी, जितना आपने उद्योग समाज सभी कलाओं के लिए किया है, मैं अभी 3 दिन पहले हरियाणा ग्रंथ अकादमी के कार्यक्रम देखकर आया। पहली बार हमें यह लगा हमारे वो शहीद जो विस्मृत हो गए थे, वो ग्रंथ अकादमी के माध्यम से आपके नेतृत्व में उनकी पुस्तकें आई हैं। मैं चाहता हूं एक बार ऐसे ही बड़े दिल वाले मुख्यमंत्री के लिए बड़ी तालियां नमाज कर आमंत्रित करें। तालियां जब तक बजती रहें। आज उन्होंने इस तालियां कमजोर है दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं, यहां बैठे हैं, अब आपको शपथ है अपने क्षेत्र के लिए। तमाम लोग जितने आए हैं सभी का आभार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दाहिनी तरफ से अनुरोध करता हूं वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको एक दिशा दें। बहुत बहुत आभार आप सबका, कृपया धैर्य पूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। क्रांतिकारियों का यह गांव, आपका जो जज्बा है, जज्बात हैं, तो फरीदाबाद भी नहीं गई। भारत माता की, भारत माता की। क्रांतियों के जनक, क्रांतिकारी जितने यहां हुए, तिगांव गांव की उन शख्सियतों को मैं नमन करता हूं, अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और यहां के सांसद माननीय श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार मूलचंद जी शर्मा, हमारे यहां के तिगांव के विधायक, बहुत ही जोरदार मेहनती और एक संघर्ष करने वाले भाई राजेश नागर जी, श्री अजय गौड़ जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्री संदीप जोशी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे, और जो सामने इतना बड़ा मंच है उधर बैठे, और जनता जनार्दन में बैठे हुए सभी हमारे सज्जन वृंद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, हमको मालूम है कि पिछले 2 वर्ष बहुत ही संकट के निकले हैं। कोरोना यानी कोविड-19 जिसको हमने कहा 2020 के मार्च में शुरू हुआ और आज मार्च 2022 है। बहुत ही दर्दनाक ये साल थे। मन में इच्छा होते हुए भी आप लोगों से मिलने का जो एक सिलसिला जारी रहना चाहिए था वो मैं रख नहीं पाया हूं। बल्कि उस समय तो जो संकट था वो कैसे दूर हो। देश का नेता हो, देश का कोई सामान्य नागरिक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को एक ही चिंता थी कि इस महामारी के संकट में से कैसे हम बाहर निकले। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कोविड की महामारी से निकालने के लिए बहुत से इंतजाम किए, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन किया, दवाइयां बनी,
कोविड को किस प्रकार से भगाना है, इसके लिए उन्होंने जो उत्साह, मनोबल, जन जागरण जिस प्रकार का किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं धन्यवादी उनका कि उनके प्रयत्नों से हम कोविड जैसी महामारी में से बाहर निकल आए हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा से इस संकट में ना डालें हमको। मानवता के लिए खतरा था, दूर हुआ, लेकिन अब फिर सामान्य कामकाज में हम आ गए हैं। सभी प्रतिबंध जो कोविड के थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। और आज उसके बाद हरियाणा में दोबारा से जो रैलियों का सिलसिला मैंने शुरू किया है, सबसे पहली रैली ये तेगांव में आपके बीच में आकर के मैं कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अभी अभी बजट सेशन में से पूरा करके हम लोग आए हैं। साल में एक बार ये बजट का सेशन होता, सभी विधायक। इस बार बजट का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। लगभग 21 दिन का ये बजट का सेशन चला और विपक्षियों के पास भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा बजट में से ऐसा नहीं मिला जिसमें से कोई उंगली उठा सके। हाँ, चूंकि नाम ही विपक्ष है, इसलिए कुछ ना कुछ मीन मेख निकालना ये उनका धर्म है। कहीं भी जाकर के कुछ भी बोलते रहे कि आपने ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया, ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया। हमें कुछ लोग पंजाबी भाषा समझते होंगे। पंजाबी में कहावत है, उसका हिंदी भी अनुवाद कर दूंगा मैं। कहावत क्या है? आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। अर्थात कोई महिला जब आटा गूंथती है तो उसको आरोप लगाए कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। कोई महिला आटा गूंथेगी। के मित्र, हमारे विपक्ष के मित्र, सब लोगों ने खड़े होकर के बोला। जो बात हमारे कृष्णपाल जी कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बातें तरह तरह की उन्होंने उठाई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, कांग्रेस जो है इस भ्रष्टाचार के कालख में लगातार जब तक उसने राज किया वो दबी रही है। और सही मायने तो भ्रष्टाचार के कारण से सारे देश में उनको एक एक प्रांत खोना पड़ गया। केंद्र में कभी आए मुक्त भारत हो गया है। कांग्रेस का तो छोटा मोटा बचा हुआ विषय वो भी सारा खत्म हो जा रहा है। कांग्रेस कभी भी जो भ्रष्टाचार करती थी वो दबाती नहीं थी, न कल दबाती थी न आज दबाती है। और जब उनसे पूछा जाए, और आज हमारी सरकार अपनी है, आज भी भ्रष्टाचार को कुरेद कर नीचे से ला रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो आज भी आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हम अपने आप कुरेदते हैं। हमारी वो आदत नहीं है कि गंदगी दिखे तो उसको दरी के नीचे ढका दो, दरी ढक जाए कि गंदगी थी नहीं जैसे। नहीं, गंदगी को निकालना पड़ेगा। और ये भ्रष्टाचार आज हमारे समय में भी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता यदि करेगा तो उसको बख्शने वाले नहीं हैं हम, बख्शने वाले नहीं। मेरे साथी अभी राजेश नागर जी कह रहे थे में उन अधिकारियों में से एक भी फरीदाबाद में रुकेगा नहीं, शिकायत सिद्ध पाई गई तो उनको अंदर ठोक देंगे, सलाखों के पीछे ठोकेंगे उनको, क्योंकि हमने पिछले दिनों में ठोके हैं। पिछले दिनों में हमने भ्रष्टाचार करते हुए बड़े बड़े अधिकारी ठोके हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। और अब हमने भ्रष्टाचार का उसको जो इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच करने का तरीका, पहले तो स्टेट में विजिलेंस होता था, अब उस स्टेट के बाद नीचे डिवीजन लेवल पर 6 जगह हमने विजिलेंस ब्यूरो और बना दिए हैं, ताकि नीचे भी छोटा छोटा भ्रष्टाचार है, कोई भी उसकी जानकारी देगा तो बख्शेंगे नहीं। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। ये भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना, ये हम पहले दिन से जब आए थे, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये बात कह के आए थे, आपसे वादा करके आए थे। अभी फिर उस वादे को दोहरा रहे हैं कि कहीं भी कोई भ्रष्टाचारी मिले तो आप लोगों को केवल मात्र जो सूचना होती है वो देनी है। सूचना किस प्रकार से आप पहुंचाते हैं हमारे पास, ये आपको देखना है, बाकी हम देखेंगे।
हम सत्ता में आए हैं कांग्रेस की तरह नहीं, सत्ता को भोगना, सत्ता को सुख का कारण बनाना, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी प्रधान सेवक है। हमारा हर नेता वो आपका सेवक है। हम सत्ता को सेवा का साधन बनाएंगे और ये आज तक कभी देश में किसी ने होने नहीं दिया। तो इस सत्ता को सेवा का भाग बना करके हम चल रहे हैं। हमने अपने बजट में भी अगर सबसे ज्यादा चर्चा की तो एक शब्द बार बार आपको अखबारों में पढ़ने को मिला होगा या टीवी में सुनने को मिला होगा, वो शब्द था अंत्योदय। नया शब्द है अंत्योदय। हम जानबूझ के लाए हैं इस शब्द को, क्योंकि कभी कोई समय था जितने नए शब्द आते थे पहले उस समय इस्तेमाल नहीं होता था, धीरे धीरे सीख जाते थे। इस शब्द का अर्थ क्या है? अंत्योदय, अंतिम का उदय। आखिरी जो आदमी है लाइन में, जो सबसे कमजोर है आमदन में, रोजगार में, उसके सिर पर छत नहीं है, घर में गरीबी है, सबसे पहले उसकी चिंता करेंगे और उसको ऊपर उठा करके उसका साधन कैसे उसके बढ़ जाए और कैसे अपने परिवार का गुजारा कर ले। राजनीतिक ये कहते हैं कि हम जो है नीचे तक की चिंता करेंगे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे। ये एक लाइन होती है, हमने मित्रों वो लाइन बदल दी है। हमने कहा कि आखिरी तक पहुंचेंगे नहीं, हम आखिर से शुरू करेंगे और शुरू करते करते ऊपर आ जाएंगे। आज हमने हर परिवार का डाटा, व्यवस्थाएं बदली हैं, परिवार पहचान पत्र हमने बनाए हैं, सबको बन गए होंगे, मिल गए होंगे, और हर एक परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या करता है, पढ़ाई करता है, काम करता है, बेरोजगार है या कोई बुजुर्ग हो गया है, कोई कर्मचारी है, कोई पेंशनधारी है, सबकी जानकारियां। और परिवार की कुल आय कितनी है, जो परिवार के ऐसे आय हमको जिनकी जांच हो गई है 1 लाख रुपया साल से कम है, हमने उनको बुला करके मेले लगाए हैं। मेले लगा करके सरकारी योजनाएं, लगभग 55 योजनाएं ऐसी हैं जो लोग काम करें तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं उनको सीखने के लिए स्किलिंग के कोर्स हमने कहे हैं, कोई काम सीख लो ताकि वो काम करना आ जाए आपको। उसमें से बैंक से लोन लेना, लोन लेके देंगे, सरकार की सब्सिडी है वो देंगे, सरकार की ग्रांट है वो देंगे, लेकिन आपकी आय 1 लाख से ऊपर होकर के कम से कम 2 लाख रुपया साल की हो जाए तो घर में 2 समय की रोटी ठीक बन जाएगी। केवल नारे देने वाले चले गए, हम गरीबी हटाएंगे, ये नारों से नहीं हटती है और केवल मुफ्त बांटने से भी नहीं हटती है। हमारा एक पड़ोसी मुख्यमंत्री, उसने क्या कर रखा है कि मैं लोगों को मुफ्त ये बांटूंगा, ये बांटूंगा, ये बांटूंगा। क्या मुफ्त बांटने से किसका भला हुआ? एक तरफ मुफ्त बांटने वाले, एक तरफ हम रोजगार लेकर के देने वाले, ताकि अपने 10 हाथों से, 10 उंगलियों से, 10 नाखूनों की कमाई से वो अपने आप को ऊपर उठाए और अपना जो है घर संपन्न करे, अपना गुजारा ठीक करे। बोलिए हाँ ना बताना, मुफ्त देना ठीक है कि गलत है? मुफ्त देना ठीक है कि गलत है? रोजगार देके कमाई बढ़ाना ठीक है कि गलत है? रोजगार देके कमाई बढ़ाना ठीक है कि गलत है? अब ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। हमको लोग डराते हैं कि वो तो मुफ्त बांटने लग गया, मुफ्त बांटेगा तो कल को लोग लालच में उसके पास जाएंगे, आपका पल्ला छोड़ जाएंगे। हमने कहा मुफ्त तो हम नहीं बांटेंगे। मुफ्त बांटने से इस समाज को पंगु नहीं बना सकते। हम इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उसको पढ़ाएंगे, उसको रोजगार दिलाएंगे, उसको कोई ना कोई स्किलिंग, हुनर ये सिखाएंगे। अभी हुनर सिखाने के लिए एक यूनिवर्सिटी पलवल जिले में हमने बना दी है, सारे देश भर में एकमात्र वो यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने इसमें बजट में कई बदलाव किए हैं। लोगों का कैसे रोजगार बढ़े, कैसे सबका समान विकास हो, कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा में शिक्षा का स्तर अच्छा हो। हमने जगह जगह पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं ताकि अच्छे अध्यापक हों, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आए। हमने कृषि कल्याण, इसके लिए नए नए काम, खास करके जो पहले अंग्रेजी दवाइयां डाल करके या केमिकल डाल करके, कहीं यूरिया डालकर, डीएपी डालकर जो खेती करते हैं और अन्न पैदा करते हैं,
उसके अंदर आज भी जहर मिलने को लग गया है, ऐसे हमारी लेबोरेटरी बताती है। कैंसर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी उससे आती है। हमने कहा नहीं, प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे हम। चाहे पुराने काल में गोबर का गैस यानी गोबर का खाद ये डाल करके, और उसके आजकल आधुनिक तरीके बहुत आ गए हैं। बायो फर्टिलाइजर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लग गई हैं, जिसमें से शुद्ध भोजन खाने को मिले। हमने पानी बचाने की मुहिम चालू कर दी है। हमने पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए बहुत से नए नए आयाम खड़े किए हैं। पानी को बचाने के लिए आपको एक ही बात बताता हूं, किसानों को कहा है कि चावल बोना छोड़ दो, चावल की जगह दूसरी खेती करो। 7,000 रुपया एकड़ का ये हम देंगे आपको। क्यों? चावल पैदा करने वाले जानते होंगे 1 किलो चावल को पैदा करने में 2000 लीटर पानी लगता है। 2000 लीटर पानी, ये पानी का संकट है। पानी पीने का हमारे पास होता नहीं है, हम इसको बर्बाद करेंगे तो ठीक नहीं है। मेरा कहने की बातें तो मेरे पास बहुत हैं। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी चीजें आपको बताई हैं। आज तो चूंकि कुछ बातें हमारे सभी विधानसभा के हमारे विधायकों ने, हमारे सांसद महोदय ने अपने सामने रखी हैं, तो उनमें से कुछ जो सरकार के विभिन्न विभाग जो होते हैं वो हमको क्लियर करके फिजिबिलिटी करके देते हैं, उसकी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि आपकी इंतजार भी उसी बात की है। बाकी तो भाषण है, भाषण और राशन वो तो लगातार चलता रहता, लेकिन हमारे काम विकास के कितने होंगे? मेरे यहाँ के कामों की कभी कोई कमी रही नहीं है। जब मैं विधानसभा का जब यहाँ आया हूँ, आपको सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना देके गया हूँ। आज भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली जो मांग रखी है हमारे राजेश जी ने कि इस इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। कुछ गांव की जमीन बताई है, लगभग 600 एकड़ जमीन यहाँ है। उस 600 एकड़ में हर एक ब्लॉक के अंदर हम 50 से 100 एकड़ तक के ऐसे एरियाज में पद्मा स्कीम में वहाँ छोटे छोटे प्लॉट बनाकर लोकल आदमियों को रोजगार कैसे मिले, इसकी योजना बनाएंगे ताकि आपके नौजवानों को रोजगार मिले। इसी प्रकार गांव के अंदर कुछ जो बड़ी योजनाएं इनको बताई है, इन्होंने मांग की है कि सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपया मंजूर किया है, ताकि कुछ सेक्टरों के अंदर इस बार वो कम्युनिटी सेंटर बन जाए। ग्रेटर फरीदाबाद जो कहा कि पहचान मिल गई हमको ग्रेटर फरीदाबाद की, वहां पर फायर स्टेशन नया ये नहीं था, फायर स्टेशन मंजूर किया है 12 करोड़ रुपए की लागत से, और वो जो है फायर स्टेशन ये आपको मिलेगा। इसी प्रकार मित्रों, बल्लभगढ़ में अब स्कूलों की बात है। लगभग 20 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर थे, जिनको बनाने के लिए, और मुझे कहा गया है उसमें तिगांव के भी हैं, बल्लभगढ़ के हैं, बड़खल के हैं, फरीदाबाद के हैं, ऐसे 20 स्कूल हैं। नाम पढ़ूंगा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके लिए 47 करोड़ रुपया ये मंजूर कर दिया है, और सब विधायकों को बता देंगे कौन कौन से किए हैं। फिर जो फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA जिसकी चर्चा हमारे कृष्णपाल जी कर रहे थे, उसमें बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की जो समस्या है, रेन्यूअल लाइन 1 पर 4 बड़े रेन्यूअल ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई है, और ये जो है ये काम जल्दी हो जाएगा, मंजूर कर दिया है। 14-15 की डिवाइडिंग, 16-17 की डिवाइडिंग, उसकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन 20 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। सेक्टर 15A और 15 डिवाइडिंग, इस पर भी काम होना, 10 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री मार्ग बाईपास 2 करोड़ रुपया मंजूर किया है। फरीदाबाद के ही FMDA के लगभग 53 करोड़ रुपए के काम हैं, इनको हमने मंजूर किया है। पृथला में वीटा प्लांट को वहां बल्लभगढ़ से वहां बदला जाएगा, और गांव मुजेड़ी गदपुरी इसमें जहां भी जमीन मिलेगी उसको वहां बदल करके 195 करोड़ रुपए का खर्च ये उसके ऊपर आएगा, और उसको वहां हमने ट्रांसफर किया है। गांव में ये जो कहा गया कि 2008-9 को जमीन अधिकृत हुई थी, उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है। मित्रों, वो सारी प्रोसेस चालू हो गई है। बहुत जल्दी ये जो गांव है, नीमका, बतौला, खेड़ी, फजूपुर, बड़ौली, फरीदपुर, इन शायद जो 28-30 गांव हैं, इन सब का मुआवजा बहुत जल्दी दिलवाने का काम हम करेंगे। मित्रों,
सेक्टर 2 में पॉलीक्लिनिक का निर्माण 15 करोड़ रुपया लगेगा, इसको कराया जाएगा। इसी प्रकार सेक्टर 48 में कम्युनिटी सेंटर, इसकी स्थापना भी कराई जाएगी। पृथला में शाहपुर कला के पास पुल बनाया जाएगा और उसका भी 8 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आगरा नहर पर गांव शाहपुर कला, इसके पास का पुल है, लगभग 10 गांव को ये जोड़ेगा, इसका भी फायदा होगा। इसी प्रकार गांव में पुलिस थाना, इसका नया भवन ये भी बनाने के लिए हमने आदेश कर दिए हैं। बल्लभगढ़ में एक एलिवेटेड पुल की ये मांग है कि मेन रोड से कल्पना चावला जो पार्क है उसके ऊपर से 2 किलोमीटर का जो एलिवेटेड पुल ऊपर पुल जाएगा, ताकि वहां का जो जाम लगा रहता है ट्रैफिक का, वो जाम नहीं लगेगा और जेवर एयरपोर्ट पर सीधा रास्ता खुलेगा। ये भी लगभग 350 करोड़ रुपए का लागत का ये जो प्रोजेक्ट है, इसको बनाया जाएगा। फरीदाबाद में सेक्टर 16A में जो सर्किट हाउस है, कभी कभी हमको भी जाके वहां रहना पड़ता है, जमीन बहुत बड़ी है लेकिन वो अब छोटा हो गया है, उसमें बहुत लोगों को ठहरने की आवश्यकता है। वहां उसको भी नया सर्किट हाउस बनाया जाएगा। 45 करोड़ रुपया उसके ऊपर लागत जो है वो आएगी, उसको मंजूर किया है। तिगांव में बल्लभगढ़ से तिगांव होकर के मंझावली, ये जो 4 मार्गीय रास्ता है, 60 करोड़ रुपया लगा करके इसको भी तैयार किया जाएगा। प्लाटून पुल महावतपुर, ये जो काफी लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां थोड़ी जरूरत है जमीन की। जमीन अगर किसान हमको दे देंगे तो उस पुल को, प्लाटून पुल को भी बनवा दिया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद में जो सड़कें हैं, जो हमारे इस तिगांव क्षेत्र में पड़ती है, उसमें मार्केटिंग बोर्ड की कुछ सड़कें हैं और कुछ पीडब्ल्यूडी की भी है। ऐसा कुल मिलाकर ये सड़कें हैं 25 सड़कें। इन 25 सड़कों के लिए 67 करोड़ रुपया, 67 करोड़ ये मंजूर किया जाता है। 25 की 25 सड़कें, इसके ऊपर काम होगा। ऐसे ही पृथला में भी कुछ मार्केटिंग बोर्ड की हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं, इनके लिए भी 91 करोड़ रुपया उसका भी मंजूर किया जाता है। भाइयों बहनों, कुछ काम नगर निगम के और पंचायतों के लिखे हुए हैं। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि अब नगर निगम और पंचायतें, इनको हरियाणा सरकार ने ऐसा तय किया है कि अपने बजट का एक हिस्सा ये इनको सीधा दे देंगे। वहां के पार्षद और जहां पंचायतें हैं, पंचायत के पंच सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, वो सब मिल करके अपने अपने गांव में कौन से हमने काम कराने हैं, या नगर निगम के अंदर वार्ड में कौन से नगर निगम के काम हमने कराने हैं, इसके लिए हमने अपने बजट का 7% आबादी के हिसाब को सबको दे दिया जाएगा। इस बार जो जिला हमारा फरीदाबाद, इस जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के हिसाब से कुल 75 करोड़ रुपया ये उनको दिया जाएगा, सब गांव को मिलाकर। और शहरी क्षेत्र में भी 350 करोड़ रुपया नगर निगम को स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि नगर निगम के सारे काम उसमें हो सके। एक बड़ा काम तिगांव का, ग्रेटर फरीदाबाद में बिजली के 2 सब स्टेशन, 193 करोड़ रुपए इस पर लगेगा। ये 2 सब स्टेशन भी ग्रेटर फरीदाबाद में, ताकि बिजली की कोई कमी ना आए। तो इसलिए मित्रों, वो कहते हैं लूट लिया। 1055 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट में तो मैंने सीधी की है, 1055 करोड़, और 425 करोड़ गांव के और शहर के, जो मैंने 7% का बताया, 425 करोड़ रुपया, वो 1480 करोड़ रुपए की घोषणाएं ये आज मैंने की है। और लगभग 40 करोड़ रुपए के जो आज 7 प्रोजेक्ट शिलान्यास किए हैं, तो इन सबको मिलाएं तो लगभग 1550 करोड़ रुपए का काम ये आज आपके सामने मैंने किया है। और भाइयों, एक जो हमारे मंत्री जी ने एक विषय रखा है कि मंझावली पटवार हल्का और मंधावली पटवार हल्का, ये दोनों हल्के तहसील तिगांव में ये भी जोड़ दिए जाते हैं, ताकि लोगों को ये कठिनाई ना हो। इस मांग को भी पूरा किया जाता है। और एक बात, जैसा कहते हैं ना, कोई दुकानदार दुकान में लिखता है, पीछे उसके एक छोटी सी पट्टी लगी होती है, भूल चूक लेनी देनी,
तो भाई कोई बात आप लेके आओ, आधी रात लेके आओ, उस काम को पूरा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां एक बार बजाकर उनका अभिवादन करिए। तमाम मांगे उन्होंने मांग ली। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र में पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम मंत्रीगण का, विधायकगण का, अफसरान का, सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।